हम प्रोस्पेक्टस का सेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो सेशन 1 है उसमें हमने देखे थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मैटर टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। सेशन 2 में हमने देखा था प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, आपकी क्या लाइबिलिटी रहेगी और सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ रहेगी। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अगर रिवाइज करना है तो वापस आप सेशन 1 और 2 देखिए, या फिर हम अभी सेशन 3 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहले भी आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगर कोई कंपनी सब्सक्राइब कर रही है, सपोज़ वो कहती है कि मुझे 10 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करने हैं, तो 10 लाख इंटू अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है तो 1 करोड़ रुपए उसको पब्लिक के पास से रेस करने हैं। अभी जो सेबी के गाइडलाइन है उसके हिसाब से है कि अगर मैं 10 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र कर रही हूँ तो उसमें से मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। मतलब 10 लाख में से पब्लिक एटलीस्ट 9 लाख शेयर्स के लिए उनको एप्लीकेशन आपके पास आना चाहिए। अगर आपको 9 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन नहीं आता है, सपोज़ आपको 8 लाख या 8.5 लाख का ही एप्लीकेशन आता है, तो पूरा जो प्रोसेस है उसको फेलियर माना जाएगा और आपको जितने भी पैसे 8.5 लाख शेयर्स के जितने पैसे आए हैं वो भी आपको रिफ़ंड कर देने पड़ेंगे। तो आपका ये जो 9 लाख का कैटेगरी है या फिर 90% का जो कंडीशन है उसको कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम मतलब इतना सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए। The minimum amount of share purchase required in order to start a proper business is called minimum subscription. अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सपोज़ कोई कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे एक नई मशीनरी ख़रीदनी है जो कि मेरे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मशीनरी सपोज़ 1 करोड़ में आने वाली है, तो चलो एक काम करते हैं, मुझे बैंक से लोन कुछ मिल नहीं रहा है या फिर बैंक से लोन लूँगी तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं 1 करोड़ का हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं और वहाँ से हम पब्लिक के पास से ये पैसे कलेक्ट करेंगे और फिर मशीनरी ख़रीदेंगे। अब सपोज़ मुझे 1 करोड़ अमाउंट नहीं मिलता है पब्लिक के पास से, पब्लिक इशू सब्सक्राइब नहीं करती, मुझे 1 करोड़ नहीं मिलता है, तो मैं अपना मशीनरी भी परचेज़ नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे सिर्फ 8.5 लाख शेयर सब्सक्राइब होते हैं, मतलब मुझे 8.5 इंटू 10 85 लाख अमाउंट ही मिलता है, तो मुझे सामने जो मशीनरी का सेलर है वो मुझे डिस्काउंट थोड़ी देने वाला है कि भाई ठीक है तुम्हारे शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, कोई बात नहीं, तुम 85 लाख में ले लो, ऐसा वो तो नहीं करने वाला है। तो शेयर इशू करने के टाइम पे प्रोस्पेक्टस में मैंने लिखा था कि ये जो पैसा मिलेगा मुझे शेयर इशू करके, इसका मैं क्या करूँगी, इसका मैं मशीनरी खरीदूँगी, ऐसा मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा था। अभी बिकॉज सिर्फ 85 लाख ही मेरे पास कलेक्ट हो पाया है तो मैं मशीनरी भी नहीं खरीद सकती। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ एजेंडा है, जो पर्पस है, वो तो मेरा फेल हो गया। तो पहली चीज़, मैं कंपनी ढंग से काम नहीं कर पाई कि कंपनी का जो पर्पस था अपना बिजनेस बढ़ाने का वो तो नहीं बढ़ा। प्लस अभी इंसान की एक मेंटालिटी होती है कि भाई पैसा आ गया, अभी रिटर्न कौन करेगा, तो वो 85 लाख मैं रिटर्न नहीं करूँगी, उसको मशीनरी भी नहीं खरीद सकती, तो मैं उसको कहीं और जगह पे यूज़ कर लूँगी। तो इससे जो कंपनी है उसका क्रेडिबिलिटी भी कम हो गया, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था उसके अगेंस्ट कुछ और काम कर दिया। तो इसमें 2 नुकसान हुआ। पहले तो कंपनी प्रॉस्पर नहीं कर पाई, वो अपना प्लान जो भी था उसका पैसा कलेक्ट करने का, वो अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, इसके वजह से प्रॉस्पर नहीं कर पाई। दूसरी चीज़, उसको जो पैसा आया था उसने किसी और काम में लगा दिया और इसीलिए कंपनी का क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हो गया। तो ये 2 जो कंडीशंस है, जो 2 इवेंट है, उससे बचने के लिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज लगाया जाता है, ताकि आपके पास एक थोड़ा जो नॉमिनल अमाउंट है, आपके पास 1 करोड़ नहीं आया, ठीक है 90 लाख तो आ गया, 10 लाख आप ट्राई करो कहीं और से अरेंज करने का और आप अपना प्रोजेक्ट जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में प्रॉमिस किया है उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए। तो इसीलिए उन्होंने ये कंडीशन रखा हुआ है। In order to sustain the financial prosperity and to maintain the credibility of company, the minimum subscription clause is useful.
अभी ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज है ये कहाँ पे है? ये कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये सेबी का गाइडलाइन है कि मिनिमम 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल शुड बी सब्सक्राइब्ड। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये इट इज़ डन इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। मतलब इन्वेस्टर्स ने एक पर्पस के लिए आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसे दिया था, तो उनको इंश्योर हो जाएगा कि ठीक है, जो पैसा आएगा वो आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, नया मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ होगा। जस्ट बिकॉज कम पैसा आया इसलिए आपने उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया, तो वो इन्वेस्टर के लिए भी बहुत रिस्क है, तो वैसा नहीं होगा। So some dishonest or inexperienced directors will establish a company with insufficient capital. Because of this, the business cannot run in a systematic manner, and the investors from public and the public investors will lose their invested money. To avoid this situation, the provision of minimum subscription is given. If the minimum subscription is not received within 30 days, then 30 days from the date of issue of the prospectus, then such amount is required to be returned. मतलब कि अगर मुझे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस है 1 जैन, तो जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूँगी उसमें मैं लिखूँगी कि मेरा जो ये इशू है, पूरे शेयर कैपिटल इशू करने का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन रिसीव करने का प्रोसेस है, ये 30 डेज तक चलेगा, दैट इज़ 1 फेब तक। 1 फेब को मेरा इश्यू क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट करने का जो प्रोसीजर है वो क्लोज़ हो जाएगा। जब वो क्लोज़ हो जाएगा, वो 1 फेब को जब ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने का प्रोसेस क्लोज़ हो जाता है, उस तारीख तक मुझे 9 लाख सब्सक्राइब नहीं होते हैं, मुझे 8.5 लाख ही सब्सक्राइब होते हैं। तो फिर मुझे सारे के सारे 8.5 लाख विद इन अनदर 30 डेज रिफ़ंड कर देने पड़ेंगे। मैं कुछ भी अमाउंट अपने पास नहीं रख सकती हूँ। ये 30 डेज़ का टाइम पीरियड का क्लॉज कहाँ पे है? ये कंपनीज एक्ट में दिया है। 90% इश्यूड कैपिटल होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये क्लॉज कहाँ पे दिया है? वो सेबी ने दिया है। 90% का जो कंडीशन है वो सेबी चेंज कर सकती है, 90 को 85 कर सकती है, 90 को 95 भी कर सकती है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ डेज़ वाला है वो कंपनीज एक्ट में दिया है, वो सेबी के कंट्रोल में नहीं है, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू चेंज हो सकता है। अब अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो उसमें क्या होगा? पहली चीज़ तो आप किसी को भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सभी को अपने पैसे वापस रिटर्न कर देने पड़ेंगे। और तीसरी चीज़, अगर आप पैसे नहीं रिटर्न कर पाए तो जो भी ऑफिसर्स होगा उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल शेयर। तो इसमें 10 लाख मैंने इशू किए हैं, उसमें से सिर्फ 9 लाख जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए? सब्सक्राइब हुए हैं जनरल पब्लिक के द्वारा सिर्फ 6 लाख का। तो ये जो डिफरेंस फिगर है, मुझे 9 लाख चाहिए लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 6 लाख हुए, तो डिफरेंस 3 लाख शेयर। ये 3 लाख शेयर के लिए कौन परचेज़ करेगा? वो एक अंडरराइटर परचेज़ करेगा। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट आप देखो तो एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस तरीके से है कि वो आपका रिस्क जो है वो निकाल देता है। मतलब आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिला तो मेरा पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिलना एक रिस्क है। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उस रिस्क को ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड एंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो डिफरेंस का अमाउंट अंडर राइटर आपके पास से खरीद लेगा। इसमें अंडर राइटर को क्या फ़ायदा है? अंडर राइटर को कमीशन मिलता है। नाउ सपोज़ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो करना है वो सभी कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है। अगर बहुत अच्छी कंपनी है, उसको गारंटी है कि भाई मेरा तो क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरे का पूरा मेरा शेयर कैपिटल इशू हो ही जाएगा, फिर भी उसको अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट तो एक करवाना ही पड़ेगा। इस केस में ऐसे करते हैं कि जो भी अंडर राइटर्स होते हैं वो आपका पूरा बिजनेस स्टडी करते हैं, उसके बाद वो रिस्क देखते हैं कि भाई आपकी बिज़नेस अगर बहुत अच्छी है, अगर अंडर राइटर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपका तो शेयर कैपिटल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो अंडर राइटर का रिस्क कम है, तो वो फिर वो आपसे कम कमीशन चार्ज करेंगे।
लेकिन उसको अगर आप पे डाउट है कि भाई ये तो बहुत नई कंपनी है या फिर इसको तो बहुत प्रॉफिट नहीं है, हो सकता है कि इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले, तो वो जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है उसके लिए वो आपसे ज़्यादा कमीशन चार्ज करेगा. So when any public company invites public at large to purchase a share and such newly established company fails to receive the minimum subscription, its reputation is in danger. Moreover, its future success may get obstructed. Here, to avoid the risk, the company enters into share underwriting contract with brokers or mediators. Such brokers assure the company that in the event of non-purchase of the minimum subscription, the remaining shares will be purchased by the brokers. Share underwriting contract is such contract where the brokers, in consideration of commission के बदले में वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि जो भी डिफरेंस का शेयर है वो हम खरीद लेंगे. So underwriting contract is such contract where the brokers, in consideration of commission, guarantee the company that the securities issued for public at large, if are not fully purchased by the company, if they are not fully purchased by the public, they would purchase. They मतलब जो underwriters है would purchase the remaining shares. Commissions is to be paid to the underwriting brokers for the shares purchased. तो इसमें दोनों चीज़ें होती है, फिक्स्ड फीस भी होती है. फिक्स्ड फीस तो मतलब अगर अंडरराइटर ने एक्स्ट्रा शेयर परचेज़ नहीं किया तो भी उसको फिक्स्ड फ़ी तो मिल ही जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा शेयर परचेज़ कर लिया है उस पर एक्स्ट्रा कमीशन भी होगा. दोनों ही कंडीशंस हो सकते हैं या फिर एक कंडीशन हो सकता है, जैसे भी वो अंडरराइटिंग और कंपनी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो. तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं. पहली चीज़, जो कंपनी को डर लगा रहता है, जब तक 30 दिन तक एप्लीकेशन फॉर्म इशू करने का और शेयर्स इशू करने का प्रोसेस चलता है, तब तक कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को टेंशन रहेगा 30 डेज़ 45 डेज़ तक कि भाई मेरे शेयर्स इशू हो गए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो उसका वो जो रिस्क है वो ख़त्म कर देता है, उसका टेंशन ख़त्म कर देता है. तो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को पता है कि ठीक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या हुआ, अंडरराइटर डिफरेंस का तो मतलब डिफरेंस का परचेस कर लेगा, मुझे बस उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा. तो उसका टेंशन ख़त्म कर देता है. नेक्स्ट ये है कि जो अंडरराइटर्स है वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पूरा जो कंपनी का पूरा वर्किंग है वो समझते हैं, वो उसका पूरा डेटा लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं वो क्या काम करती है, क्या करने वाली है, कितना इनकम होना चाहिए. इस स्टेज पे जो मार्केट में दूसरे कंपनीज़ है उसका कितना इनकम है, उसके सामने तुम्हारे कंपनी का कितना इनकम है, ये सारा एक्सपर्ट नॉलेज उसके पास होता है. तो वो आपको जो कंपनी है उसको प्रॉपर एडवाइस भी दे सकता है. वो आपको स्टडी करेगा पूरा अच्छी तरीके से और फिर बोलेगा कि ठीक है तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा 10 लाख पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा तो मुझे तुम थोड़ा कम कमीशन दे देना. या फिर अगर उसको लगता है कि कोई कंपनी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको एडवाइस करेगा कि भाई तेरा कुछ भी हो पर तेरा 10 लाख शेयर्स तो सब्सक्राइब नहीं होने वाले, तू एक काम कर, तू सिर्फ 7 लाख शेयर सब्सक्राइब कर, तो उसकी वजह से एटलीस्ट तेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कम रहेगा और तेरा फेलियर नहीं होगा प्रोसेस. तो कंपनी फिर उसको डिसाइड कर सकती है कि ठीक है अंडरराइटर ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन में बोला है 10 मत इशू करो, सिर्फ 6 लाख इशू करो, तो ठीक है हम 6 लाख ही इशू करेंगे. तो इस तरीके से अंडरराइटर के एक्सपीरियंस का आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है. So, underwriter brokers, being experts of share market, give appropriate advice to the company, and hence there is no risk for the investors also. नेक्स्ट इज़ अंडरराइटर जो ब्रोकर्स है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं अबाउट द कंपनी, उसका आज का कंडीशन क्या है, उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है. तो ये जो अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्टर कौन है आपके, ये चीज़ भी आपके प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड होती है. तो जब इन्वेस्टर देखेगा कि ठीक है इसका अंडरराइटर ये है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, तो इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. नेक्स्ट भी इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि कभी कभी बिकॉज वो नाम देख के ही उनको ऐसे लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसने दूसरी जो कंपनीज़ का एनालिसिस किया है बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो इसने इसको एक्सेप्ट किया है तो ये कंपनी भी अच्छी होगी.
तो इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली थोड़े अट्रैक्ट भी हो जाता है उस कंपनी से, कंपनी के शेयर्स खरीदने में। तो थर्ड है कि इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आता है। और फोर्थ ये है कि कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि एक सॉर्ट ऑफ अच्छा अंडर राइटर है, तो फिर एक तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि मैं कंपनी भी अच्छी हूँ। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आप पब्लिक के पास से नहीं ले रहे हो, आप कोई एक बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के पास से ले रहे हो, इंस्टीट्यूशनल परचेजर के पास से ले रहे हो, या फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको दे रहे हो थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सो इसमें आपको प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। So by publication of the prospectus, the public company invites the public at large to purchase a security. But instead of inviting the public for purchasing prospectus, if a company make private placement for guarantee subscription मतलब आप जब पब्लिक से बोल रहे हो, पब्लिक का आपको स्वभाव पता नहीं है, तो उसमें ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन आपको गारंटी चाहिए कि नहीं, मेरे को 1 करोड़ चाहिए तो मतलब मुझे पूरा 1 करोड़ ही चाहिए, मैं थोड़ा 90 लाख 95 लाख भी नहीं चला सकता हूँ। तो वो 1 करोड़ की गारंटी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पब्लिक के पास नहीं जाऊँगा कि भाई कोई मेरे को 1 लाख दे दे, कोई 50,000 दे दे, ऐसे 100 लोगों के पास से थोड़ा थोड़ा नहीं लूँगा, एक बड़े इंसान के पास जाऊँगा और उससे पूरा 1 करोड़ ले लूँगा। इंस्टीट्यूशनल परचेजेस कौन होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, HDFC है, सुंदरम है, DSP ब्लैक रॉक है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल परचेज होते हैं जो बल्क में ख़रीदते हैं। इसके अलावा जो एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये लोग भी बल्क में ज़्यादा अमाउंट दे के आपको शेयर्स खरीदते हैं आपके, ये सब इंस्टीट्यूशनल परचेजर्स है। So private placement means company makes an offer to allot securities to definite group of person to purchase securities. तो ये एक नेगोशिएशन एग्रीमेंट के थ्रू ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। इसमें आपको पब्लिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप 1 या 2 या थोड़े ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो क्या आपको प्राइवेट प्लेसमेंट आपने किया है, तो इसमें हमने जो लिखा है डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। अब इसमें प्रोविजंस देख लेते हैं कंपनीज एक्ट के क्या क्या रहते हैं। पहली चीज़ तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो सब कुछ चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होना चाहिए, यानी कि बैंक के थ्रू होना चाहिए, आपको कुछ भी कैश में आप पैसे नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट है, आप एक बार आपके इंस्टीट्यूशनल परचेजर ने आपको पैसा दे दिया, उसके विदिन 60 डेज़ आपको शेयर्स अलॉट कर देने हैं। अगर आप विदिन 60 डेज़ उसको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, या तो आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ अदर प्रॉब्लम हो गया, तो 60 डेज़ के बाद आपको एक्स्ट्रा 15 दिन मिलते हैं पैसा रिफ़ंड कर देने के लिए। यानी कि 60 डेज़ में या तो शेयर अलॉट कर दो या फिर 75 डेज़ में पैसा रिफ़ंड कर दो। अगर आप 75 डेज़ में पैसा रिफ़ंड नहीं कर सकते हो तो उसके बाद आपको 12% पर एनम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। 12% पर एनम इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट है वो कब से शुरू होगा, वो 60 डेज़ से शुरू होगा, 75 डेज़ से नहीं। जो आपका 68 डेज कंप्लीट हुआ वहाँ से 12% पर एनम का इंटरेस्ट काउंट करना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आपको ये जो भी पैसा मिला है प्राइवेट प्लेसमेंट में से वो आपको एक अलग बैंक अकाउंट में ही रखना है, क्योंकि हो सकता है आप 60 डेज़ में अगर शेयर अलॉट कर लोगे उसके बाद आप ये बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, और अगर सपोज़ आप शेयर अलॉट नहीं कर पाते हो तो आपको वो पैसे रिफ़ंड करने पड़ेंगे। तो वो मिसयूज़ ना हो जाए इसके लिए हमको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ही रखना है। और आपने ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया है ये आपको जनरल पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये 2 बड़े इन्वेस्टर्स के बीच की बात है, वो उसको आपको पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये किसको बताना है, जो आपके ऑलरेडी कंपनी के मेम्बर्स है उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपने कोई बड़ा प्राइवेट प्लेसमेंट किया हुआ है और जो नए इन्वेस्टर्स है वो कौन है। इसके साथ ही आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को भी विदिन 30 डेज़ ये चीज़ बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट, बिकॉज़ ये पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है तो आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे इस बारे में।
नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पूरा डिटेल बताना है, नेम, एड्रेस और कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना है। सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई मैंने एक छोटा सा प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, बट एग्जैक्टली किसके साथ किया है, कितने अमाउंट का कितना किया है, कितने शेयर्स का किया है, उसमें प्रीमियम कितना था, डिस्काउंट कितना था, जो भी पूरे डिटेल्स आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना है। इसमें एक वर्ड यूज़ किया है इंडेमनिटी होल्डर्स। ये इंडेमनिटी में भी यही होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो इंडेमनीफायर है वो कंपेंसेट करेगा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जो इंडेमनिटी होल्डर वो होता है जिसको बेनिफिट मिलता है, और इंडेमनीफायर वो होता है जो बेनिफिट देता है। बेनिफिट किस तरीके से देता है? इन द फॉर्म ऑफ एन एश्योरेंस कि अगर कोई भी लॉस हो गया इस पूरे ट्रांजैक्शन में तो वो लॉस की भरपाई करेगा। तो आपको इसमें क्लैरिफाई करना है कि एग्जैक्टली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर आपका कोई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें जो इंडेमनीफायर है यानी कि जो इंश्योरेंस दे रहा है या एश्योरेंस दे रहा है उसका डिटेल तो लिखोगे, साथ में किसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को कितना बेनिफिट मिलेगा, और जो दूसरा आपका प्राइवेट प्लेसमेंट आप जिस पर्सन के साथ कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल परचेसर के साथ, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ इसमें क्लैरिफाई करनी है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, प्रीवियस टॉपिक्स के लिए आप सेशन 1 और 2 देखिए और फिर हम नेक्स्ट सेशन में शेयर कैपिटल शुरू करेंगे।